सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम सीडीपी के क्वेश्चन को करेंगे, जिसकी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर करने से और प्रैक्टिस करने से हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते ही हैं और साथ ही हमें प्रश्नों की प्रकृति कैसी है उसका आइडिया हो जाता है। तो कल हमने 1 से 15 नंबर तक क्वेश्चन किया था, जो कि 30 दिसंबर 2021 को हुआ था क्वेश्चन पेपर, वही ये सेट है। तो आज हम 16 से 30 तक करेंगे क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना। सेकेंड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। थर्ड है अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। तो इसमें सेकेंड नंबर जो निरादर करना है, ये जो है निगेटिव टैग वर्ड है। भिन्नताओं का आदर करना चाहिए। एक सभी टीचर को बच्चों की व्यक्ति भिन्नताओं को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड वाला गलत है और बाकी ये तीनों सही है। फर्स्ट वाला सही है, थर्ड वाला सही है और फोर्थ वाला सही है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों को प्राथमिक लक्षण है। तो इसमें नज़र चुराना, शाब्दिक क्षीणता, अशाब्दिक होना किस बच्चे का लक्षण है। तो थर्ड पहला ऑप्शन है श्रवण अक्षमता, सेकेंड है बौद्धिक अक्षमता, थर्ड है शालीन स्पेक्ट्रम, फोर्थ है दृष्टि अक्षमता। तो इसमें सवाल बच्चा खुद में अशाब्दिक होता है, खुद में सोचता है, तो क्या हो, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हुआ, क्योंकि वह शालीन है, अशाब्दिक है, मतलब कि बाहर रूप से शाब्दिक अपना अर्थ अपनी भाषाओं को नहीं प्रकट करता, अपनी भावनाओं को बाहरी रूप से नहीं प्रकट करता है। तो इसका थर्ड अब शालीन है, यही ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। नहीं वाला जहां आ जाए वहां आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि हम नहीं को शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना। अवसर वाला तो पॉजिटिव है, तो ये हमें नेगेटिव वाला ढूंढना है। तो पहला तो सही है। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, सहभागिता भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। थर्ड है बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग करना, ये भी है सही है, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। फोर है समूह संविधा के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को एक समान रूप से रखना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, इसमें मिलान करना है आपको। पहला दिया है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया को मिलान करना है। सेकेंड है डिस्प्रोक्सिया, सी है डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया। अगर इसमें से आपको एक या दो भी आता है तो आप ऑप्शन से इसको मिलान करके देख सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया जो है कैलकुलस मतलब गणित से जो है संबंधित है। तो गणित वाला कहाँ दिया है, देखिए इसमें थर्ड वाले में दिया है गणित वाला। अगर आप गणित वाला मिलाएंगे तो थर्ड कहाँ दिया है, तो देखिए इसमें थर्ड, सी थर्ड यही है। तो लेकिन हम आपको पूरा बता दे रहे हैं, कैलकुलिया है जो गणित से है, तो सी वाला। तो
डिस्फेजिया है तो फेजिया भाषाई विकार से मतलब कि अपनी भाषाई विकार होती है। तो इसमें देखिए भाषाई विकार वाला कहाँ दिया है, ये दिया है 4th नंबर पे भाषाई विकार। डिस्प्रोक्सिया संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक, यही इसमें सेकेंड है फर्स्ट वाला, बी फर्स्ट से सुमेलित है। डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है और डिस्ग्राफिया जो लिखने मतलब लिखने लिखावट से संबंधित है। वह दिव्यांगता जो सभ्यता के साथ लिखने की योग्यता प्रभावित करती है, तो डिस्ग्राफिया। तो इसका ऑप्शन नंबर जिसमें A4 और A4 है, B1 है, C 3rd है, D जो है आपका, तो हम आपको मिला करके दिखा दे रहे हैं। A4 है, C1 B1 का है, C 3rd का है और डिस्ग्राफिया सेकेंड का है। तो इसमें यही ऑप्शन सही हुआ, यानी कि 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, और सेकेंड है प्रत्येक शिक्षार्थी में से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। तो जिसमें सख्त रहेगा वो तो निगेटिव टैग वर्ड है, इसमें सख्त कठिन ये सब निगेटिव टैग वर्ड है, तो वो तो ऑप्शन गलत हो ही जाएगा। विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, जिसमें अवसर हो वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो अवसर वाला ही सही होगा। लेकिन अगला और ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, ये तो इसमें यही 3rd ऑप्शन सही हुआ। सतत रूप से निगाह भी नहीं रखना चाहिए बच्चों पर, क्योंकि उन्हें अपने अनुसार काम करने के लिए थोड़ा बहुत समय भी देना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करें, ऐसा ये भी गलत है। तो 3rd ऑप्शन इसका सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चे समस्या की पहचान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या की पहचान करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। सेकेंड है आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। 3rd है समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिणाम की व्याख्या करना। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है कि देखिए इसमें ये भी करेक्ट सही ऑप्शन है और 3rd वाला भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि समस्या को परिभाषित करना और समस्या की पहचान करना ये दोनों ही हमारा सही है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो पहला है बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चे की घबराहट को, आनुवंशिक रचना को। तो ना इसमें प्रयत्न को, बच्चा प्रयत्न करता है बार बार प्रदर्शन को सुधारने में, तो वही इसकी प्रयत्न को ही श्रेय इसको बच्चे को देना है। तो 3rd ऑप्शन इसमें जो है बच्चों को प्रयत्न को, सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से? तो केवल वाला तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड है। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, ये तो सही लग रहा है, लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं। विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, ऐसा गलत है, क्योंकि किसी भी बच्चे को हमें छोड़ना नहीं है, सभी को शामिल करना है, तो ये भी गलत है। भिन्न भिन्न विषयों में
लड़कों और लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषाओं में जो लड़कियों से, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें जेंडर विविधता दिखाई गई है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हुआ क्योंकि इसमें जेंडर समानता दिखाई गई है, क्योंकि जेंडर और वर्ग को ध्यान में नहीं रखा गया, सभी विद्यार्थियों से समान अवसर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक प्रक्रिया है और सक्रिय प्रक्रिया है किस दृष्टिकोण के अनुसार? पहला ऑप्शन है सामाजिक संरचनावादी, सेकेंड है व्यवहारवादी, सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, फोर्थ है संरचनावादी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, सामाजिक संरचनावादी सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, या क्या दर्शाता है? पीटर हतोत्साहित है, बेचारगी उसके अंदर दिखाई दे रही है। तो पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन। को अपसारी चिंतन मतलब कि वो बहुत अधिक मतलब कि प्रसार रूप से सोचता है, सृजनात्मक रूप से सोचता है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें हतोत्साहित है बच्चा। तो स्वतः यथार्थता ये भी गलत है। उपलब्धि परिपक्वता ये भी, क्योंकि उपलब्धि वो परिपक्वता नहीं है, वह हतोत्साहित है, बेचारगी है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हुआ, सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, थर्ड है अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, फोर्थ है अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण। तो कंठीकरण ये तो दोनों ही गलत है, तो इसका नंबर 2 भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इसका अनुभव जनित, जिसमें अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित का प्रयोग करना और समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नत होने की संभावना कब है? अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। अगला ऑप्शन है अध्ययन सामग्री को संकलात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। थर्ड है अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए। अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण ना हो, तो ये उदाहरण होना चाहिए प्रत्येक में। असंबंधित अंशों में नहीं, संबंधित अंशों में विभाजित करना चाहिए, तो ये भी गलत है। अध्ययन सामग्री को संकलात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, सुव्यवस्थित करना चाहिए, तो यही सेकेंड वाला सही हुआ। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतर को ध्यान में न रखते हुए ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है, किसी की सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है, तो उनकी सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? फर्स्ट है वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, वह उन्हें फटकारती है। तो फटकारना तो ये वैसे ही भी गलत हो गया, प्रभावशाली इसमें पूछा गया है। तो अगला है वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। थर्ड ऑप्शन है वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करती है या करता है, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देता है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाता है। फोर्थ है वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह एकदम सीधे बैठे, अपना पूरा ध्यान श्याम पट से नकल उतारने में रखे। तो नकल उतारने वाला ये तो वैसे भी गलत हुआ फोर्थ ऑप्शन, और इसमें ठहराव आ जाएगा क्योंकि एक ही गतिविधि को बार बार अगर रोक कर दोबारा करवाएंगी तो ये भी गलत हो जाएगा, और फटकारना वाला भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हुआ।
इसमें गतिविधि को के लिए समय निर्धारित करती है और दूसरे गतिविधि को करने पर आने पर संगीत की धुन बजा देती है, तो यही सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, समय मानस मंथन और चर्चाएं करना। इसका कारण है अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें देखिए प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक होनी चाहिए। इसका कारण है ये जो बताया गया, स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। इस समय स्टेटमेंट और एजेक्शन के बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसका अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली लाती रहूँगी जिससे कि आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।